गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। आज मैं आपके सामने रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 2 के यूनिट 1 से एक दूसरा ऑडियो लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपको पता ही है कि यूनिट 1 में हम लोगों को करीब 6 शब्दों का जो सोशियोलॉजिकल वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उनका कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन करना है। तो हमने पहले ऑडियो लेक्चर के रूप में आपको एक टर्म कंसेप्ट के बारे में बताया था, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया था। आज उससे रिलेटेड जो दूसरा टर्म है उसको कंस्ट्रक्ट कहा जाता है, उसको हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। हमने थोड़ी बहुत जानकारी आपको पिछले लेक्चर में भी दी थी कि कैसे कोई कंसेप्ट जो है वह कंस्ट्रक्ट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन आज फिर से मैं दोबारा उसको रिपीट करते हुए आपके सामने उसको रखता हूँ। स्टूडेंट्स, बिहेवियरल साइंसेज में कंस्ट्रक्ट को अवधारणा कहा जाता है और इस शब्द का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे कि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट या परिकल्पित अवधारणा, या ऑपरेशनल कंस्ट्रक्ट या प्रयुक्त अवधारणा, या फिर लॉजिकल कंस्ट्रक्ट या तार्किक अवधारणा। ये कंस्ट्रक्ट को कई मल्टीपल मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जो है वह भी एक तरह का कंस्ट्रक्ट ही होता है और उसको हम हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें एफ.एन. कार्लिंगर की एक परिभाषा पर अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा। इनकी एफ.एन. कार्लिंगर की किताब का जो नाम है वो पहले भी मैंने आपको बताया है, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च 1969। इस पुस्तक में कार्लिंगर ने कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करते हुए कहा है कि अ कंस्ट्रक्ट is a concept of having been deliberately or consciously invented or adopted for a special scientific purpose। इसका मतलब है कि अवधारणा या कंस्ट्रक्ट का स्वरूप मूलतः संकल्पना या कंसेप्ट के समान ही अमूर्त होता है, परंतु किसी विशिष्ट वैज्ञानिक उद्देश्य को दिमाग में रखकर इसको जानबूझकर अपनाया जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखना यही है कि जो कंसेप्ट था उसमें कोई उद्देश्य प्रधान नहीं होता है, जबकि कंस्ट्रक्ट जो है वह पहले से वो डिटरमाइंड जो है उद्देश्यों को लेकर के ही इसको गढ़ा जाता है या बनाया जाता है। और इसीलिए इसके आधार पर चरों के रूप में हम कुछ इसके तथ्यों को पहचान सकते हैं। माने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स पॉसिबल हो पाता है, और जब आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको पहचाना जा सकता है या उसको समझा जा सकता है, तभी हम उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस में सबसे खास बात होता है कि हम उसमें वेरिएबल्स को पहचानना सीखते हैं। इस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, चूंकि हमको वेरिएबल्स को समझना भी है। लेकिन यहाँ मोटे तौर पर आप समझ लें कि वेरिएबल्स का मतलब किसी घटना से संबंधित जो उसके विभिन्न पक्ष होते हैं, चाहे वो कारण से संबंधित हो या उसके प्रभाव से संबंधित हो या उसकी विशेषता से संबंधित हो, जो भी कोई पक्ष है उसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो सबके सब जो है हम वेरिएबल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह निर्भर करता है कि एक रिसर्चर किस लक्ष्य को पाना चाहता है और उस लक्ष्य को पूरा करने में उसको किस एस्पेक्ट पर फोकस करना हो, अर्थात किसको वेरिएबल मानना हो, किस एस्पेक्ट को एक वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करना हो। स्टूडेंट्स, एक आम व्यक्ति के रूप में आप बराबर सोचते होंगे कि भारत में वर्षों से गरीबी की समस्या है और
इस पर अब तक बहुत सारे अध्ययन हो चुके, गरीबी के कारणों की पहचान के लिए अध्ययन हो चुके, लेकिन वास्तविक कारण तक पहुंचा शायद नहीं जा सका है। इसी कारण से गरीबी दूर नहीं हो रही है। तो एक कंस्ट्रक्ट का इससे रिलेशन है कि एक कंस्ट्रक्ट जो है उसमें हम किसी एक एस्पेक्ट पर ही फोकस करते हैं कि गरीबी के लिए अगर बेरोजगारी रिस्पॉन्सिबल है, तो एक अध्ययन जो है वह बेरोजगारी और गरीबी के बीच एक खास तरह का कंस्ट्रक्ट वह डेवलप करती है। मतलब कि इन दोनों के बीच एक खास तरह के कोरिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है और इसमें से एक को हम इंडिपेंडेंट और दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अर्थात एक कारण होता है, दूसरा प्रभाव होता है। और इसी तरह से लेकिन बेरोजगारी की जो घटना है या गरीबी की जो घटना है वो सिर्फ एक दूसरे से ही सिर्फ प्रभावित नहीं होती रहती है, बल्कि बहुत सारी अन्य घटनाओं से, बहुत सारे अन्य परिस्थितियों से भी इसका संबंध होता है। तो एक रिसर्चर बराबर जो है वह अन्य सारी दशाओं के साथ इसको कोरिलेट करने का कोशिश करता रहता है, या उसके दिमाग में इस तरह के तथ्य उभरते रहते हैं कि आखिर और कौन सी बातें हैं जो गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने ऑस्कर लेविस को पढ़ा होगा, जिन्होंने एक खास तरह की धारणा भारत की गरीबी के संदर्भ में दी थी कि भारत की जो संस्कृति है वह कहीं न कहीं गरीबी को पुरस्कृत करती है, या गरीबी को जो है वह एक पवित्रता से संबंधित करती है। और इसी आधार पर उन्होंने पॉवर्टी ऑफ कल्चर की अवधारणा को विकसित किया था। तो आप देखोगे कि अवधारणा में बहुत सारी बातें नई खुली रहती हैं, ओपन रहती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि एक घटना के पीछे अनेकों सैकड़ों कारण होते हैं। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी या आपका जो विचार है, आपका जो उस समस्या पर पकड़ है, उसके हिसाब से आप जो है वो नए कोरिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। और वस्तुतः रिसर्च होता भी इसी तरह का है कि एक ही विषय पर सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन सब लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नई बात जो है वहाँ प्रोड्यूस करें, नए कोरिलेशंस को इस्टेब्लिश करें। तो अवधारणा का संबंध जो है वह एक पहले से बनाए उद्देश्य के आधार पर हम कुछ नए कोरिलेशंस को खोजने के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। एक और स्पष्ट परिभाषा जो है वह हम देखते हैं बीजे अंडरवुड का दिया हुआ है, जिनकी पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1966। इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट इज नॉट एन एंटिटी, ऑब्जेक्ट और थिंग, इट इज एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस और स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द ऑपरेशन ऑफ विच वी इन्फेर का मतलब होता है कंक्लूड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये कहना ये चाहते हैं कि अवधारणा जो है वह कोई मूर्त वस्तु या कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, कंस्ट्रक्ट आइटम नहीं है, बल्कि प्राणी की एक परिकल्पित अवस्था है, जिसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस और स्टेट है, जिसकी प्रक्रिया का अनुमान प्राणी के किसी व्यवहार विशेष के निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। हम उसके व्यवहार का जो खास तरह से निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर एक थॉट डेवलप होता है, एक खास तरह का हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में इवॉल्व होता है, जिसमें कि उस व्यवहार का हम रिलेशन कारण के संदर्भ में या कारकों के संदर्भ में करते हैं, तो वह एक कंस्ट्रक्ट के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि एक वर्ड है शिक्षण। शिक्षण जो है वह एक कंस्ट्रक्ट है, और यह कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, कैसे किस तरह से हम पहचानते हैं, तो शिक्षण का संबंध है कि शिक्षण को संपादित करने वाले के व्यवहारों के द्वारा हम इसका अनुमान और निरीक्षण कर सकते हैं। माने शिक्षण का अगर मूल्यांकन करना हो तो एक शिक्षक के व्यवहार
का ही हम निरीक्षण और उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बना करके हम शिक्षण का परीक्षण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा होगा कि कंस्ट्रक्ट जो है उसका बहुत नज़दीक का रिश्ता जो है वह हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट से है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जो है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका उद्देश्य पहले से तय होता है, और इसी तरह से कि वह घटना के विभिन्न पक्षों के बीच जो है एक पोटेंशियल जो है वह कोरिलेशंस को खोजता है या उसके संबंध में अनुमान करता है कि इस दोनों के बीच जो है, इन दोनों वेरिएबल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई ना कोई पोटेंशियल रिलेशंस है और उसको हमको एग्जामिन करना है कि क्या यह सच में इन दोनों के बीच कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशंस है। तो अब हम क्लियर कट अंतर करना सीखेंगे कि एक्चुअल में कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट के बीच में मौलिक अंतर कहाँ पर। अंतरों को समझने के लिए हम पुनः जो है एफ.एन. कर्लिंगर की परिभाषा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अ कंस्ट्रक्ट इज अ कंसेप्ट, मतलब कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है, वह भी एक खास तरह का कंसेप्ट ही है। खास तरह का क्यों है? क्योंकि हैविंग बीन डिलिबरेटली एंड कॉन्शियसली इन्वेंटेड और एडॉप्टेड फॉर स्पेशल साइंटिफिक पर्पस, मतलब कि इसको जानबूझ करके और बिल्कुल चेतन रूप में खोजा जाता है या इसको एडॉप्ट किया जाता है टू फुलफिल स्पेशल साइंटिफिक पर्पसेज। तो याद रखना है कि हम लोग इन दोनों के बीच अंतर की बात करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में संबंध जो है वो बहुत क्लियर कट है कि हर कंस्ट्रक्ट को हम कंसेप्ट मान सकते हैं, लेकिन हर कंसेप्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं देख सकते हैं। तो यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं और कुछ अंतरों पर कि कंसेप्ट जो है वह पूर्ण रूप से अमूर्त ही रह जाता है, मतलब कि जब से ओरिजिनेट होता है और जब तक वो रहता है वह बिल्कुल अमूर्त अवस्था में ही रहता है और उसको कभी भी परीक्षणीय कथनों के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाता है या उसको स्थान नहीं मिलता है, मतलब वो टेस्टेबल वेरिएबल्स के रूप में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इसके विपरीत जो कंस्ट्रक्ट होता है वह कंपैरेटिवली अधिक स्पष्ट होता है, मीनिंगफुल होता है, सार्थक होता है, पर्पसफुल होता है और इसको आसानी से टेस्टेबल वेरिएबल्स के रूप में जो है वह व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना और उसको टेस्ट करना, प्रयोग करना, टेस्ट करना, प्रूफ करना, यह जो है वह संभव हो पाता है। तो इन दोनों के बीच में क्लियर कट अंतर यही है कि कंसेप्ट जो है वह आधा रास्ता पर जाकर के खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा तय नहीं था, पहले से कोई उद्देश्य नहीं था और उद्देश्य नहीं होने की वजह से वह पिन पॉइंटेड नहीं हो पाता है, वह बिल्कुल फोकस्ड नहीं हो पाता है, वह भटकने वाली स्थिति होती है कि वो तय नहीं कर पाता है कि वो किस लाइन पर आगे बढ़े। और इसके विपरीत जो कंस्ट्रक्ट होता है वो पहले से फोकस्ड रहता है, वह इसलिए वो एक पर्टिकुलर लाइन पर ही बढ़ता है आगे। और यही कारण है कि उस लाइन पर जब बढ़ता है तो वहाँ पर उसको साफ साफ नज़र आने लगता है कि उसमें वहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनके बीच जो है पोटेंशियल रिलेशंस क्या है। तो ये दोनों के बीच ये खास अंतर है। हम कुछ उदाहरण के रूप में भी देखें कंस्ट्रक्ट का कौन कौन सा कुछ उदाहरण है। जैसे कि एक उदाहरण है जैसे सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, ये एक बेस्ट कंस्ट्रक्ट का उदाहरण है। आपको मालूम होगा कि सामाजिक दूरी जो है उस पर एक स्केल तैयार किया गया था जो कि बोगार्ट्स महोदय ने तैयार किया था। दूसरा एक कंस्ट्रक्ट का उदाहरण हम लेते हैं पूर्व धारणा या प्रेजुडिस। एक और उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं इथनोसेंट्रिज्म
अर्थात स्व संस्कृतिवाद। इसके अलावा हम लेवल ऑफ एस्पिरेशंस या आकांक्षा का स्तर, ये सब उदाहरण है जो कि हम कंस्ट्रक्ट के रूप में देख सकते हैं और ये एस्टैब्लिश्ड है, ये पहले से जो है वह टेस्ट किया जा चुका है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लें कि आकांक्षा का स्तर या लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये कोई एक कारक से डिसाइड नहीं होता है। एक व्यक्ति के अंदर आकांक्षा का स्तर क्या है वह बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स से निर्धारित होता है। तो एक रिसर्चर जो है अपने रिसर्च में उन फैक्टर्स में से एक दो को चयन करता है और उनका लेवल ऑफ एस्पिरेशंस के साथ कोरिलेशन या पोटेंशियल कोरिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है और उसको एग्जामिन करता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट का अस्तित्व बिल्कुल वास्तविक होता है या किसी प्रक्रिया के रूप में उसके वास्तविक अस्तित्व होने का आभास भी होता है और उसको हम आसानी से माप सकते हैं, मापन योग्य होता है, मेजरेबल होता है। और यह घटनाक्रम और मापन योग्य जो घटनाक्रम होता है यद्यपि विजिबल या दृश्य रूप में नहीं होता, लेकिन इसके माध्यम से कंस्ट्रक्ट की परिकल्पना अभिप्रेरित होती है और यह काफ़ी उपयोगी होता है हाइपोथेसिस को डेवलप करने में। मतलब अगर कहें तो सीधे तौर पर कंस्ट्रक्ट जो है वह परिकल्पना नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्ट के आधार पर ही जो है वह परिकल्पनाओं को आसानी से विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही क्लोजली और सीधा रिलेशनशिप रखता है। इसी कारण से कई बार जो है यह भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि क्या हम हाइपोथेसिस को ही कंस्ट्रक्ट कहेंगे। नो, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट नहीं है, लेकिन यह हाइपोथेसिस के जस्ट पहले की अवस्था है। मतलब कंस्ट्रक्ट बनने के बाद ही जो है हम पोटेंशियल कोरिलेशंस वाले वेरिएबल्स को खोज पाते हैं और इस तरह से हमारा हाइपोथेसिस वह बनकर तैयार होता है। चूंकि हाइपोथेसिस को डेफिनेशन आप जानते ही होंगे कि यह दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच जो है वह पोटेंशियल कोरिलेशन से संबंधित होता है। तो जब तक हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उनके पोटेंशियल कोरिलेशंस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट उस पोटेंशियल कोरिलेशंस को खोज निकालने में वो काफ़ी हद तक मददगार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशल रिसर्च के क्षेत्र में कंस्ट्रक्ट वह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, स्टेज है। बिना कंस्ट्रक्ट को डेवलप किए कोई व्यक्ति हाइपोथेसिस बना नहीं सकता है। तो आप लोग भी जो है अपने रिसर्च में इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि आप अपने रिसर्च के जब उद्देश्य को तय कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम कुछ न कुछ कंस्ट्रक्ट डेवलप करते हैं और उन्हीं कंस्ट्रक्ट को एग्जामिन करते हुए, परखते हुए, उसमें पोटेंशियल वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन है उसको खोजते हुए हम एक सुनिश्चित स्तर तक पहुंचते हैं और कुछ सुनिश्चित वह हाइपोथेसिस को विकसित कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको सुने बार बार और इसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो या कोई ट्रबल हो आप किताबों को भी देखें। तो फिर हम अगले क्लास में इससे संबंधित जो है और जो क्वेरीज होगी उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए और अपने आप को बचा कर रखिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। गुड बाय।